Hello friends, welcome back to my YouTube channel G Star Education. We were discussing about psychoanalytical theory by Sigmund Freud, and in last video we discussed about structure of personality जिसके अंदर हमने पढ़ा था इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस थ्योरी का पार्ट नंबर 3 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म्स। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था और इनके अकॉर्डिंग क्या होता है डिफेंस मैकेनिज्म, आइए पढ़ते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म्स आर अनकॉन्शियस मेंटल स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय अ पर्सन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एंजाइटी, गिल्ट, फेलियर, स्ट्रेस और थ्रेट्स टू सेल्फ स्टीम। दोस्तों, डिफेंस मैकेनिज्म्स एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म्स को हिंदी में बोलते हैं रक्षात्मक युक्तियां। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि हमारी रक्षा करने के लिए जो युक्तियां हम काम में लेते हैं उसे कहते हैं रक्षात्मक युक्तियां, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म। अब डिफेंस मैकेनिज्म जो होती हैं वो ऐसी अनकॉन्शियस, अचेतन मेंटल स्ट्रेटजीज होती हैं, यानी कि अचेतन मानसिक युक्तियां, स्ट्रेटजीज को हम युक्तियां बोल सकते हैं, जो कि किसी पर्सन के द्वारा इस्तेमाल में ली जाती है ताकि उसे एंजाइटी नहीं हो, उसे किसी प्रकार की गिल्ट नहीं हो, अगर कोई फेलियर मिला है तो उससे बचने के लिए, या फिर स्ट्रेस से बचने के लिए, थ्रेट से बचने के लिए, यानी कि कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार की टेंशन हो उससे बचने के लिए हमारा जो माइंड है वो अनकॉन्शियसली कुछ स्ट्रैटेजीज को अपनाता है ताकि हमें हमारे माइंड को रिलैक्स मिल सके, हम आराम से रह सके बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो ये होती है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स, है ना। इसके अंदर हम बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे। ये सारी वो एक्चुअल में एक्टिविटीज है जो हमारा माइंड अनकॉन्शियसली करता रहता है। क्यों? ताकि हमें टेंशन नहीं हो, हमें किसी प्रकार की गिल्ट, एंजाइटी, फेलियर, स्ट्रेस और थ्रेट से परेशानी नहीं हो, ठीक है, तनाव नहीं आए इसलिए। तो ये कुछ ऐसे मेजर डिफेंस मैकेनिज्म से जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताए थे उनकी थ्योरी के अंदर। पहला था रिप्रेशन, सेकंड रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, डिनायल, डिस्प्लेसमेंट। ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म सही हैं। ये कुछ ऐसे प्रमुख डिफेंस मैकेनिज्म है जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताए थे उनकी थ्योरी में, और ये सभी डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियसली वर्क करते हैं, यानी कि हमें पता नहीं चलता है और हमारा पीछे से अनकॉन्शियस माइंड जो है इन डिफेंस मैकेनिज्म्स को अपनाता है इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए, यानी कि इन सब चीज़ों से हमें बचाने के लिए। अब दोस्तों, एक्चुअल में ये जो डिफेंस मैकेनिज्म्स का जो प्रोसेस है ये कौन यूज़ कर रहा है, ये कौन अप्लाई कर रहा है, इनका यूज़ कौन कर रहा है? इनका यूज़ कर रहा है हमारा ईगो। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो क्या होता है। एक्चुअल में जब इड और सुपर ईगो की डिजायर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लग जाता है, यानी कि द्वंद्व की स्थिति आ जाती है, और जब ईगो जो है वो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस नहीं बिठा पाता, दोनों के बीच में जब बैलेंस नहीं बिठा पाता है ईगो, तब जो है एक तनाव की स्थिति, एक स्ट्रेस, एंजाइटी, गिल्ट, जो भी कह सकते हैं हम, ये उत्पन्न होता है, ये प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर। और इसी टेंशन को रिमूव करने के लिए हमारा जो ईगो है वो इन डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करता है। तो बेसिकली यहाँ पर पे भी ईगो, इड और सुपर ईगो का रोल है। हमारा जो ईगो है वो कभी कभी या तो इड की डिजायर्स को पूरी नहीं कर पाता, या फिर कभी कभी जो है सुपर ईगो की बात नहीं मान पाता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा वेट है 90 केजीज और मैं बहुत मोटा हूँ, काफ़ी ज़्यादा फैट है बॉडी में। डॉक्टर ने मुझे मना करा है कुछ भी मीठा खाने से, क्योंकि मैं डायबिटीज़ की कगार पे आ चुका हूँ, बहुत मोटा हो चुका हूँ। अब मेरे सामने पड़े हैं गुलाब जामुन बहुत सारे, तो उन गुलाब जामुन को देख करके मेरा मन हुआ खाने का। तो एक आवाज़ आई इड की तरफ से कि भाई गुलाब जामुन सामने है, खा जा, सारे खा जा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई सुपर ईगो की कि भाई आप इस वक्त गुलाब जामुन के हाथ नहीं लगा सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप जो है और मोटे हो जाएंगे, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर पे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं गुलाब जामुन खा लेता हूँ, यानी कि इड की बात मान लेता हूँ, सुपर ईगो की बात नहीं मानता। ऐसा करने से एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, एक द्वंद्व की स्थिति आ जाएगी। सुपर ईगो कहेगा कि तुमने गुलाब जामुन कैसे खाया,
समझ रहे हो आप बात को? यानी कि इड की डिजायर्स तो पूरी हो गई, लेकिन सुपर ईगो जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है इस एक्टिविटी से। तो ऐसी स्थिति जब भी आती है, जब हम इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस नहीं बना पाते हैं, दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमें टेंशन होती है, हमें तनाव आता है, हमें स्ट्रेस, गिल्ट, एंग्जाइटी ये सब होता है। और इन सब से बचाने के लिए हमारा ईगो अपनाता है इन मैकेनिज्म्स को, डिफेंस स्ट्रेटजीज को अनकॉन्शियसली। ठीक है, तो ये है डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट। हालांकि बाद में, इस थ्योरी के बाद में, एना फ्रॉइड जो कि सिगमंड फ्रॉइड की बेटी थी, उन्होंने और बाद में अदर साइकोलॉजिस्ट ने और डिफेंस मैकेनिज्म्स को ऐड किया था इसके बाद में, जो कि हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। और उन डिफेंस मैकेनिज्म्स में से कुछ डिफेंस मैकेनिज्म कॉन्शियस भी थे। तो ये सारे अनकॉन्शियस है, बाद में जो हम पढ़ेंगे उनमें से कुछ कॉन्शियस भी होंगे, कुछ अनकॉन्शियस भी होंगे, उन सबको हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स को। तो दोस्तों आइए डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स को। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रिप्रेशन के साथ। पेनफुल थॉट्स, मेमोरीज और डिजायर्स आर पुश्ड आउट ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट वॉज बैडली इंसल्टेड इन अ क्लासरूम बट लेटर कैन नॉट क्लियरली रिमेंबर द इवेंट। दोस्तों होता ऐसा है कि हमारे जीवन में हमारे साथ ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दुख भरे होते हैं। और ये इवेंट इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं कि हमारा ईगो इनसे बचने के लिए ऑटोमेटिकली इन इवेंट्स को हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। यानी कि दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है, हम भूलने लग जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, धीरे धीरे हम उस इवेंट के ऊपर से हमारा ध्यान जो है वो कम हो जाता है, और स्लोली बाय टाइम वो इवेंट हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और हम उसके बारे में लगभग भूल ही जाते हैं। तो ये है रिप्रेशन, जिसका मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखा था कि एक स्टूडेंट है जिसकी जो है क्लासरूम में बहुत बेइज्जती की गई है, किसी ने इंसल्ट कर दी है, वो हो सकता है टीचर ने करी हो या फिर किसी स्टूडेंट ने करी हो, जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस था। और धीरे धीरे बिकॉज ऑफ रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म, वो उस इवेंट को धीरे धीरे करके भूलने लग जाता है। और कुछ समय बाद में, कुछ दिनों बाद में, अगर उससे कोई पूछता है कि आपके साथ क्या हुआ था, तो वो क्लियरली जो है उसको याद भी नहीं रहता, क्लियरली कैन नॉट क्लियरली रिमेंबर द इवेंट, उसको याद भी नहीं रहता उसके साथ क्या हुआ था। तो यही होता है एक्चुअल में, हम धीरे धीरे हमारी जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस थे, डिजायर्स थी, हमारी ऐसी इच्छाएं जो हमें कष्ट दे रही थी लेकिन हम पूरी नहीं कर पा रहे थे, तो हमारा माइंड जो है उस चीज़ से फोकस हटा लेता है और वहाँ से हम हमारा ध्यान अवॉइड करके किसी और चीज़ों में लगा देते हैं, और धीरे धीरे वो एक्सपीरियंसेस, वो यादें हमारी अनकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। हालांकि उन मेमोरीज का हमारे पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं रिग्रेशन की। रिग्रेशन में लिखा है रिटर्निंग टू चाइल्डिश बिहेवियर ड्यूरिंग स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, अ टीनेजर क्राइंग लाउडली, स्क्रीमिंग, हिटिंग और थ्रोइंग थिंग्स इन फ्रस्ट्रेशन। दोस्तों याद कीजिए अपने बचपन को, जब आप छोटे से बच्चे थे और अगर पापा आपकी कोई विश पूरी नहीं करते थे तो किस तरीके से आप रूठ जाया करते थे उनसे, किस तरीके से आप उनसे बात नहीं करते थे, कहीं बाहर कोने में बैठ गए एकदम और रो रहे हो, बस किसी से नहीं बोल रहे हो, एकदम रूठे हुए हो, और फिर किस तरीके से आपके पापा आते थे और आपको मना लिया करते थे और आपकी विश पूरी हो जाया करती थी। यही टेक्निक हमारा ईगो जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनाने लग जाता है। जब वो स्ट्रेस में होता है, जब उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही होती है, तो वही बचकाना हरकतें, रोना, रूठ जाना, लोगों का अटेंशन पाने के लिए बात नहीं करना उनसे, और फिर कोशिश करना कि लोग मनाएं आकर के आपको। ठीक है, तो यही रिग्रेशन की टेक्निक होती है जिसमें हम चाइल्डिश बिहेवियर्स को अपनाते हैं ताकि हमें लोगों का अटेंशन मिल सके और लोग हमें आकर के मनाएं, हमें दुलारें, हमें प्यार करें और हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मान जाएं। तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें जब हमें इन बचकानी हरकतों को करने के बाद में, ताकि हमें अटेंशन मिल सके, लोगों का प्यार मिल सके और हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए। अगर किसी से कुछ करवाना हो तो इस तरीके का व्यवहार करके हम हमारी इच्छाओं को पूरी कर सकें। ये टेक्निक जो है रिग्रेशन कहलाती है। अब इस डिफेंस मैकेनिज्म को इस्तेमाल हमारा ईगो इसलिए करता है क्योंकि बाकी जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, बाकी जो मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, उनके थ्रू हमारा ईगो सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। और अक्सर आपने नोटिस किया होगा, आप भी ऐसा कभी कभी करते होंगे। तो ये था हमारा रिग्रेशन। तो आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म की। इसका नाम है प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेपण। दोस्तों प्रक्षेपण में मैंने क्या लिखा है, सीइंग योर ओन
अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स इन अदर्स, यानी कि आपके अपने जो अनएक्सेप्टेबल विचार है, फीलिंग्स है, वो दूसरों के अंदर देखना। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा ऐसा, फॉर एग्जाम्पल से दो पड़ोसी है। अब दो पड़ोसी जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जलते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे से जलते हैं। अब एक पड़ोसी जो खुद दूसरे पड़ोसी से जल रहा है, अब उसके मन में ऐसा विचार आता है कि यार मैं नहीं जल रहा, वो जलता है मुझसे। इसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं। यानी कि जब हम किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं, हम किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं, कुछ एक प्रकार की नेगेटिव फीलिंग या फिर कोई अनएक्सेप्टेबल फीलिंग रख रहे हैं, तो हमारा ईगो इस फीलिंग को ट्रांसफर कर देता है दूसरे बंदे के ऊपर, ताकि सारा ब्लेम हट करके हमसे चला जाए उस व्यक्ति के ऊपर जिसके लिए हम ऐसा सोच रहे हैं। क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल मुझे किसी से जेलेसी फील हो रही है, ठीक है, मुझे किसी से जेलेसी फीलिंग हो रही है। अब हमारा ईगो क्या है, वो जानता है कि किसी से जलना या फिर ये जो जेलेसी वाली फीलिंग है ये खराब है, हमारे लिए खराब है, और ये एक कह सकते हैं कि अच्छी बात नहीं किसी के लिए सोचना। तो हमारा ईगो ऐसा स्मार्ट बंदा है कि वो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा फील करवाने लग जाएगा कि ये फीलिंग आपके अंदर नहीं है, आप नहीं सोच रहे हो उसके लिए बुरा, वो व्यक्ति आपसे जलता है, उसको आपसे जेलेसी फीलिंग हो रही है। इस तरीके से आपका ईगो जो है आपसे उस ब्लेम को हटा करके उस बंदे पे डाल देगा, इस ब्लेम को जिसके लिए आप ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। यानी कि जलन मुझे हो रही थी, लेकिन मेरे ईगो ने मुझे ऐसा फील करवाना शुरू कर दिया कि तुझे नहीं हो रही जलन भाई, उस बंदे के लिए हो रही जिसके लिए तू सोच रहा है ऐसा, यानी कि वो बंदा मुझसे जलता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोजेक्शन। इससे क्या फायदा होता है, इससे ऐसा होता है कि हम खुद बुरा नहीं बनना चाहते तो हम किसी और को बुरा बना देते हैं, उसको बुरा बना रहे हैं जिसके लिए हम बुरा सोच रहे हैं, ताकि हमसे इल्जाम हट जाए, हम अच्छे बन जाए और वो बुरा बन जाए। ये एक तरीका होता है, एक रक्षात्मक युक्ति होती है हमारे ईगो की, जिससे हम खुद को डिफेंड करते हैं। अब कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मज़ा आ जाएगा पढ़ के आपको। एग्जाम्पल, अ पर्सन हैविंग एन अफेयर अक्यूजेस देयर पार्टनर ऑफ बीइंग अनफेथफुल। अब दोस्तों बहुत ही आपका पसंदीदा एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। अब आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपके साथ ये हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, रिलेवेंट होगा, कि फॉर एग्जांपल आप अपने पार्टनर के लिए आप जो है आपका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। तो अब आपके दिमाग में पहले तो ये फीलिंग आई कि ना भाई यार मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ, फिर मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन बाय द टाइम धीरे धीरे आपका ईगो जो है इस ब्लेम को ट्रांसफर कर देगा आपके पार्टनर के ऊपर, यानी कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे पहले से ही, आप धीरे 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 उसको इस नज़रों से देखोगे कि यार मैं नहीं, ये इसका जरूर अफेयर शायद चल रहा होगा। समझ रहे हो आप? धीरे धीरे आपका जो मन है, आपका जो ईगो है, वो इस तरह से आपको सोचने मजबूर कर देगा कि आपको शक होने लग जाएगा अपने पार्टनर के ऊपर, जो आपका पहले से पार्टनर था उसके ऊपर, बिफोर अफेयर। तो धीरे धीरे आप शक करोगे उसके ऊपर, ताकि आप आपकी नज़रों में अच्छे बने रहो और आपका पार्टनर आपके नज़रों में बुरा बन जाए, और इस तरीके से आपका ईगो जो है डिफेंड करता है आपको। तो ये तो एक और एग्जाम्पल हो गया। आइए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ स्टूडेंट हु फेल्स इन एग्जाम ब्लेम्स द टीचर फॉर बीइंग अनफेयर व्हाइल टीचिंग। अब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल रिलेवेंट एग्जाम्पल है। ऐसा बहुत सी बार होता है कि हम किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे पढ़ रहे हो। अब आपने मुझसे पढ़ाई करी, मेरे वीडियोज़ को देखा और आपने फिर एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और एग्ज़ाम देने के बाद में आपका अच्छा स्कोर नहीं आया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर आपने क्वालिफाई नहीं किया उस एग्ज़ाम में। तो ऐसा अक्सर होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो ये सोचता है कि टीचर की गलती थी, टीचर ने स्टूडेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, टीचर ने जो है अच्छे से नहीं पढ़ाया, टीचर ने बेईमानी करी है, गद्दारी करी है। ऐसा अक्सर फीलिंग हमें आती है, हम सबको आती है, ऐसा बहुत से बार होता है। तो ये भी एक प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल है, जहां पर स्टूडेंट ब्लेम करता है टीचर के ऊपर कि टीचर ने उसे अच्छा नहीं पढ़ा, इस वजह से उसने स्कोर नहीं किया। एक्चुअल में स्टूडेंट खुद अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, पूरा साल भर उसने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ाई नहीं करी, और एंड में उसका रिजल्ट खराब आया।
लेकिन हम ये ब्लेम हमारे ऊपर नहीं लेते हैं। हमारा ईगो इतना स्मार्ट है कि इस ब्लेम को हमारे ऊपर नहीं लेता है। वो बोलता है कि भाई टीचर की गलती थी। तो ऐसी फीलिंग जो है हमें अक्सर आ जाती है, और ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे प्रोजेक्शन का। आइए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं हमारे फोर्थ डिफेंस मैकेनिज्म को। इसका नाम है डिनायल। अब डिनायल में मैंने क्या लिखा है, एन इंडिविजुअल रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट रियलिटी और फैक्ट्स एक्टिंग एज इफ अ पेनफुल इवेंट, थॉट और फीलिंग डज नॉट एग्जिस्ट टू अवॉइड एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस। यानी कि एक इंसान जो है वो वास्तविकता को मानने से इनकार कर देता है। क्यों इनकार कर देता है? ताकि वो उस पेनफुल इवेंट से होने वाली एंग्जाइटी या डिस्ट्रेस को अवॉइड कर सके। दोस्तों इसका एक एग्जांपल दूंगा ना, आपको 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा व्हाट इज डिनायल। अब एक इंसान है, उसे बॉडी में कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। वो गया डायग्नोसिस करवाने और उसे पता लगा कि उसे कैंसर है। जी हाँ दोस्तों, अब जैसे ही वो सुनता है उसे कैंसर है, वो इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है कि उसे कैंसर है। ऐसा अक्सर होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसी रियलिटी सामने आ गई है जो हमारे लिए मानना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एक पेनफुल रियलिटी है। ऐसी रियलिटी जिससे हमें अनकंफर्ट फील होगा, सैडनेस, दुख, निराशा। इसलिए हमारा ईगो जो है वो अनकॉन्शियसली हमें उस रियलिटी को मानने से इनकार कर देता है। ठीक है, तो एक बेहतरीन एग्जांपल था कि बावजूद इसके कि उसने टेस्ट करवाया है, उसके पास सारे सबूत है पेशेंट के पास में कि उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ है, फिर भी वो पेशेंट जो है मानने से इनकार कर रहा है कि उसे कैंसर हुआ है। मुझे कैंसर नहीं हुआ है, मुझे हो ही नहीं सकता, इसी बातें करता है। वो उस सिचुएशन को मानने से इनकार कर रहा है। तो ये होता है डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। द ट्रांसफर ऑफ एंगर और फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम वन पर्सन और थिंग टू एन अनरिलेटेड पर्सन और अ थिंग। यानी कि अपने चिड़चिड़ाहट, अपना गुस्सा जो है हम किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर निकालते हैं जिसका उस गुस्से से, उस फ्रस्ट्रेशन से कोई संबंध नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपके पिताजी ने, आपके पापा ने आपको डांटा, बहुत बुरा डांटा, सबके सामने डांटा। अब आपको आ रहा है गुस्सा, भयंकर गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है भयंकर, किसी को मारने की इच्छा हो रही है। अब ऐसी स्थिति में आपको गुस्सा किसकी वजह से आया? आपके पापा की वजह से। आपके पापा ने आपको सबके सामने डांटा, तो आप अपने पापा के ऊपर तो गुस्सा नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बड़े हैं, उनके सामने ऐसा नहीं कर सकते आप। तो आप क्या करते हैं, आप अपना गुस्सा निकालते हैं या तो आपके छोटे भाई पर पे, छोटी बहन पर पे, या फिर किसी और के ऊपर, किसी और भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप निकाल सकते हो। आपका मान लो पेट डॉग है, उसके ऊपर आप गुस्सा निकाल देते हो। तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम हमारा गुस्सा, हमारे फ्रस्ट्रेशन को डायरेक्टली जिस ऑब्जेक्ट की वजह से हम गुस्सा हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं उस पर नहीं निकालते हैं, बल्कि किसी और व्यक्ति या किसी और चीज़ पर निकालते हैं। और भी एग्जांपल जैसे इसके हम बात कर लेते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ की बात करें तो वहाँ पर पे एक बॉस होता है, एक मैनेजर होता है, जो अपने जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको ऑर्डर्स देता है। और अक्सर जो है, जो बॉस होता है, किसी ऑफिस का बॉस, वो बॉस अपने वर्कर्स से नाखुश होता है। तो किसी वर्कर को मान लो सुना दिया, अच्छा खासा लेक्चर दे दिया, ठीक है, कि जॉब से निकाल दूंगा, ये सब वगैरह वगैरह। और एम्प्लॉय को आ गया गुस्सा। अब एम्प्लॉय आता है घर पे, डांट खा के आ रहा है अपने बॉस से। एम्प्लॉय घर पे आता है और घर पे वो आकर के अपने बच्चों पे, अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा निकालता है। ऐसा अक्सर होता है, ऐसी डेली लाइफ में हमारे साथ बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमने सामने से देखे। ठीक है, कि पापा घर से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, काम करके बहुत टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ा हो सकता है कुछ किसी से बहस हो गई हो, अब भयंकर गुस्सा आ रहा है। अब गुस्सा तो आ रहा है किसी और इंसान की वजह से, लेकिन आकर के घर पे बच्चों पे और अपने अपने जो वाइफ है उन पे निकाल दिया। तो ऐसा जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब दोस्तों डिस्प्लेसमेंट के अंदर आखिर हम उस व्यक्ति पे या उस चीज़ पे गुस्सा क्यों नहीं निकाल पाते जिसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेट हुए हैं, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है? हम डायरेक्टली उसके ऊपर गुस्सा क्यों नहीं निकाल पा रहे, किसी और पे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो जो व्यक्ति है, वो जो चीज़ है, वो किसी तरीके से हमसे सुपीरियर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बॉस है हमारा, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमारा जो बॉस होगा वो हमसे सुपीरियर होगा।
तो डायरेक्टली उस पर गुस्सा निकालना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम किसी और पे गुस्सा निकालते हैं जो हमसे जो है मतलब जैसे घर पे हमारा छोटा भाई हो गया, बहन हो गया, अब वो तो हमसे छोटा है ना, उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम उन लोगों पे या उन चीज़ों पे गुस्सा निकालते हैं जो हमारे बस में होती है, जिन पे हमारा कंट्रोल होता है। और जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिनके ऊपर हम डायरेक्टली गुस्सा नहीं निकाल सकते, उनका हम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे पापा हैं हमारे, तो हमारे पेरेंट्स हैं, तो हम डायरेक्टली उनसे थोड़ी लड़ सकते हैं, वो हमें डांट सकते हैं, पर हम नहीं डांट सकते उनको। तो इसलिए हम हमारा गुस्सा किसी और चीज़ पे या किसी और व्यक्ति पे निकालते हैं। अब दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का हो चुका है। इसलिए अगर मैं बाकी डिफेंस मैकेनिज्म भी इस वीडियो में कंप्लीट करूँगा तो ये वीडियो ऑलमोस्ट आई थिंक 40 मिनट्स को क्रॉस करेगा। इसलिए हम बाकी बचे डिफेंस मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।